हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर ओपी गर्ग है और आज हम बात करने वाले हैं वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर क्या होता है? क्या कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे जाने के बाद ज़िंदा भी बच सकता है कि नहीं बच सकता है? किन किन परिस्थितियों में वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है? जो वेंटिलेटर से वेंटिलेटर पे डालने या निकालने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं और क्या इसको घर पे भी मैनेज किया जा सकता है कि नहीं, आज हम लोग इसी बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो वेंटिलेटर के बारे में मैं आपको बताऊं। वेंटिलेटर इज़ जस्ट लाइक ए मशीन। एक्चुअली इट इज़ ए मशीन। और वेंटिलेटर पे जब भी किसी पेशेंट को डाला जाता है या वेंटिलेटर की किसी भी पेशेंट को जब ज़रूरत पड़ती है तो इसके दो तीन रीज़न होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि पेशेंट अगर खुद अपने आप सांस नहीं ले पा रहा है या हमको उम्मीद है कि पेशेंट सांस नहीं ले पाएगा, तो उस पेशेंट को तब तक ज़िंदा रखने के लिए, जब तक कि पेशेंट इस लायक नहीं हो जाता कि वो सांस ले पाए, तब तक हम उसको वेंटिलेटर पे डालते हैं। वेंटिलेटर एक मशीन होती है जिससे कि आपके लंग्स को सांस या लंग्स को हवा दी जाती है। जैसे अगर मैं थोड़ा सा एनाटॉमी आपको बताऊं ह्यूमन बॉडी की, तो हमारे गले के अंदर दो ट्यूबिंग्स होती हैं। आगे की तरफ होती है ट्रेकिया, यानी जिसको सांस की नली कहा जाता है, और पीछे की तरफ होती है ईसोफेगस, जिसको बोला जाता है खाने की नली। अगर मैं थोड़ा आपको बताऊं तो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये जो नीचे वाला बड़ा छेद है ये आपका ईसोफेगस है, और ये ऊपर वाला जो छोटा छेद है ये आप इसको ट्रेकिया या सांस की नली मान सकते हैं। तो जब भी हम लोग खाना खाते हैं तो वो खाना इस खाने वाली नली में जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो वो हवा इस नली में, ऊपर वाली में जाती है, जिसके थ्रू वो हवा लंग्स में जाती है और जिससे हम सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं। तो वो सबसे पहला तो मैंने बताया कि अगर कोई पेशेंट सांस नहीं ले पा रहा है या हमको उम्मीद है कि उसका सांस वो ज़्यादा देर तक नहीं ले पाएगा, ऐसी उसकी क्लिनिकल कंडीशन देख के लग रहा है, तो उसको पेशेंट को हमको वेंटिलेटर पे डालना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ वो पेशेंट मर जाएगा। दूसरी चीज़, कुछ कुछ केसेस के अंदर क्या होता है कि हमको इसलिए भी पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है क्योंकि हमको लगता है कि पेशेंट स्वालो नहीं कर पा रहा, अपना थूक निगल नहीं पा रहा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब आप लोग सोते हैं तो उस समय आप स्वालो नहीं कर पाते। जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपके मुंह में थूक इकट्ठा होता है ना। तो क्योंकि सोता हुआ आदमी थूक नहीं निकल सकता। तो जो पेशेंट कोमा में होते हैं, जो पेशेंट जिनको ब्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको कुछ स्ट्रोक हुआ है, हेमरेजिक स्ट्रोक हुआ है या इन्फार्क्ट हुआ है, तो वो पेशेंट जो कोमा में है, कोमा एक हालांकि बहुत ही जनरल टर्म है, ये मैं आपको बताऊं लेकिन आपको समझाने के लिए, तो पेशेंट तो हमेशा सोते रहेंगे। तो सोते रहेंगे या बेहोश होंगे या कोमा में होंगे तो वो अपना थूक स्वालो नहीं कर पाएंगे। तो ये डर होता है कि जो पेशेंट का जो थूक उसकी खाने की नली में जाना चाहिए था वो सांस की नली में ना चला जाए। अगर ऐसा हो तो फिर पेशेंट खुद के ही थूक में डूब के मर सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि ये जो ऊपर वाली जो नली है, इसके अंदर हम एक नली डाल के ये वाला रास्ता बंद कर देते हैं, ताकि जो भी थूक होगा वो खाने की नली में ही जाएगा या वो मुंह से बाहर निकलेगा, बट सांस की नली में नहीं जा पाएगा। तो ये भी एक इंडिकेशन होता है वेंटिलेटर का। हालांकि इन पेशेंट्स के अंदर हम कुछ टाइम के बाद वेंटिलेटर से हटा देते हैं क्योंकि पेशेंट सांस खुद ले सकता है, बट उस नली के थ्रू। उसके बाद भी लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ कुछ पेशेंट्स में यहाँ पे छेद करके एक ट्रेकियोस्टोमी बनाया जाता है, जिससे कि वो थूक उसका अपने फेफड़ों में ना ले। तो ये तो था कि किस पेशेंट्स में और क्यों डालना होता है वेंटिलेटर पे। और एक चीज़, जिस पेशेंट्स के अंदर हमको उम्मीद है कि पेशेंट की कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रिटिकल है कि उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है या कार्डियक अरेस्ट हो चुका है, जैसे सीपीआर जो आपने कभी नाम सुना होगा, कि जिसका पेशेंट का चेस्ट कंप्रेशन या मसाज चल रहा होता है। तो अगर हार्ट रुक जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कुछ देर बाद ब्रेन भी रुक जाएगा, कुछ देर बाद उसका लंग्स भी काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि हार्ट इज़ द यू सी ऑर्गन विच सप्लाई ब्लड टू ऑल ओवर बॉडी। अगर आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है तो ये उम्मीद करते हुए कि इसकी थोड़ी देर बाद ब्रेन भी काम करना बंद करने वाला है और लंग्स भी काम करना बंद करने वाले हैं, तो उस कंडीशन में भी हमको पेशेंट को इंट्यूबेट करना पड़ता है या वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है। तो ये तो थी जानकारी कि क्यों हमको वेंटिलेटर पे डालना पड़ता है।
अभी जो अधिकतर जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है या जो किसी भी इंटेंसिविस्ट या आईसीयू में काम करने वाले डॉक्टर से पूछा जाता है, वो ये पूछा जाता है कि डॉक्टर साहब वेंटिलेटर पे डालने के कितने दिन बाद पेशेंट को वेंटिलेटर से निकाल सकते हैं या निकाल भी सकते हैं कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि ये पेशेंट मर गया है और आप झूठ मूठ उनको सांस दे के उनको ज़बरदस्ती जिंदा रखे हुए हैं, है ना। कुछ कुछ मूवीज़ वगैरह में ऐसा दिखाया भी गया है, जो कि टोटली गलत है, कि मरे हुए पेशेंट को वेंटिलेटर पे आपने इसी वेंटिलेटर पे रख के उसको ज़बरदस्ती उससे पैसे कमाए जा रहे हैं ऐसा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अगर कोई पेशेंट मर जाता है तो उसके 7-8 घंटे बाद तो उसकी बॉडी अकड़ने लगती है, उसकी बॉडी इसी जिगर मोर्टिस जिसको मेडिकल टर्म में कहा जाता है। तो दिस इज़ नॉट एट ऑल ट्रू। तो एनीवे जो मैं जिस मुद्दे पे बात कर रहा था कि इसको कितने दिनों बाद वेंटिलेटर से निकाला जा सकता है या निकाला भी जा सकता है कि नहीं, तो दिस इज़ एक्चुअली वेरी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। पेशेंट वेंटिलेटर से निकलेगा या नहीं निकलेगा, या निकलेगा तो कितने दिनों के बाद निकलेगा, ये डिपेंड करता है पेशेंट की प्राइमरी कंडीशन पे, जिस वजह से उसको वेंटिलेटर पे डाला गया है। बात समझ रहे हैं? जैसे कि कोई हेल्दी पेशेंट है जिसका यूसी कुछ चोट लगी है उसके अब्डोमन में या हाथ पाँव में चोट लगी है और उसका ऑपरेशन होना है, उस पेशेंट को वेंटिलेटर पर डाला गया है, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि उसको तुरंत वेंटिलेटर से निकाल भी लिया जाएगा, क्योंकि उसकी प्राइमरीली कोई लंग्स की पैथोलॉजी नहीं है, कोई ब्रेन की पैथोलॉजी नहीं है, कोई हार्ट की पैथोलॉजी नहीं है। जैसे कि मैं खुद एक एनेस्थेटिस्ट हूँ, तो मैं आपको ये जानकारी दूँ कि जब भी हम किसी पेशेंट को पूरा बेहोश करते हैं तो हम उसको वेंटिलेटर पे डाल के ही ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि हम उसको जो जिस हद तक उसको जितना डीप नींद में सुलाते हैं उस उतनी गहरी नींद में पेशेंट सांस लेना भी भूल जाता है। स्वालो करना तो आप सभी लोग भूल जाते हैं जब भी आप सोते हैं, लेकिन हम जितनी डीप उसको नींद में सुलाते हैं ताकि उसके ऊपर चाकू भी अगर हाथ पे लगे तो पेशेंट ना हिले, तो इतनी डीप में पेशेंट सांस लेना भी भूल जाता है, और इसके लिए हम सभी पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डालते हैं। लेकिन 2-3 घंटे बाद जब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो हम उसको वेंटिलेटर से निकाल भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि पेशेंट्स की प्राइमरीली कोई लंग्स की पैथोलॉजी नहीं है, या प्राइमरीली कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, या प्राइमरीली कोई ब्रेन की प्रॉब्लम नहीं है। उसको हमने आर्टिफिशियली मेडिसिन दे के उसको सुलाया है, उसको आर्टिफिशियली हमने बेहोश किया है, तो हमको पता है जैसे ही हम वो मेडिसिन सॉरी मेडिसिन का इफेक्ट रिवर्स करेंगे तो पेशेंट बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा, तो हम उसको तुरंत वेंटिलेटर से निकाल भी सकते हैं। बट यही चीज़ आईसीयू में पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि उसके अंदर हम पेशेंट्स को आर्टिफिशियली नहीं सुलाते या आर्टिफिशियली उसको बेहोश नहीं करते। पेशेंट बेहोश होता है अपनी किसी दूसरी प्रॉब्लम की वजह से, जैसे सपोज ब्रेन के अंदर किसी के इन्फाक्ट हो गया या ब्रेन में हेमरेज हुआ है, तो वो पेशेंट्स को तो हमने मेडिसिन दे के नहीं सुलाया, वो तो खुद ही बेहोश है, तो वो पेशेंट तब तक वेंटिलेटर पे रहेगा या तब तक वेंटिलेटर पे रहने की उम्मीद है जब तक कि उसकी ये प्राइमरी पैथोलॉजी यानी ब्रेन की जो कंडीशन है हेमरेज या इन्फाक्ट वो ना ठीक हो जाए। ऐसे ही सपोज कोई पेशेंट न्यूमोनिया का पेशेंट है, तो न्यूमोनिया की वजह से अगर सपोज उसको बायलेटरल न्यूमोनिया है, काफ़ी सीवियर न्यूमोनिया है कि वो सांस ही नहीं ले पा रहा, तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बीमारी होने में 2 मिनट लगते हैं लेकिन ठीक होने में काफ़ी टाइम लगता है। जैसे सपोज आपकी कोई चोट लगी, यहाँ पे आपका कट गया हाथ पे, तो कट गया, वो कटना तो 1 मिनट की बात है, लेकिन उसको हील होने में पहले धीरे धीरे उसका घाव सूखेगा, फिर उसके ऊपर स्कैब आएगा, फिर वो स्कैब हटेगा, मतलब 10-15 दिन लग जाएंगे। तो वो 10-15 दिन तक हमको लंग्स को रेस्ट देना है, या 10-15 दिन तक हमको कम से कम पेशेंट को जिंदा रखना है, ताकि उसको वो जो न्यूमोनिया जो हुआ है उसको हील होने का या ठीक होने का टाइम मिले। हाथ के अंदर चोट लगती है तो हमको कोई दिक्कत नहीं, वो अपने आप हील हो जाती है, बट लंग्स के अंदर अगर चोट लगती है, लंग्स में कोई बीमारी है, तो वो तो जो टाइम जब तक हील होने के लिए तो उसको सांस तो लेते रहना है, लेकिन क्योंकि लंग्स से ही आप सांस लेते हैं और लंग्स में ही चोट लग गई तो आप कैसे सांस लेंगे, है ना। तो हमको कम से कम उस पर्टिकुलर टाइम तक पेशेंट को जिंदा रखने की कोशिश करनी है, जब तक कि लंग्स को टाइम मिले, लंग्स को हील होने का या बीमारी को, न्यूमोनिया को ठीक होने का। और अगर लंग्स ठीक हो गए तो हम वेंटिलेटर से निकाल सकते हैं। ऐसे ही किसी पेशेंट्स के अंदर सपोज कार्डियक प्रॉब्लम है किसी को हार्ट अटैक हुआ है या कार्डियक अरेस्ट हुआ है, तो क्योंकि प्राइमरी प्रॉब्लम उसकी कार्डियक की है, बट क्योंकि कार्डियक के अंदर प्रॉब्लम है इसलिए वो अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है ब्लड, इसकी वजह से ब्रेन के अंदर, लंग के अंदर, किडनी के अंदर ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, उसकी वजह से सेकेंडरी प्रॉब्लम हुई है लंग्स के अंदर। तो जब तक उसकी प्राइमरीली
कार्डिक प्रॉब्लम अगर हम ठीक नहीं करेंगे तब तक उसको लंग्स वेंटिलेटर से निकालना मुश्किल है। इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब लोगों के अंदर कन्फ्यूजन है कि पेशेंट एक बार वेंटिलेटर पे गया तो मतलब वो मर गया, मतलब डॉक्टर्स केवल टाइम पास ही कर रहे हैं, अब दे आर जस्ट मेकिंग मनी। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से बोलना चाहूँगा। लास्ट मैं जिस इंस्टीट्यूट में था वहाँ पे हमने एक ग्रॉसली एक फिगर कलेक्ट किया था कि लास्ट 6 मंथ में हमने कितने पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाला है और उनमें से कितने पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आए। तो मैं बताऊं, हम लोगों ने 6 मंथ में अप्रोक्सीमेटली 49 पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाला था एंड आउट ऑफ दिस 36 पेशेंट्स वर आउट ऑफ वेंटिलेटर। मतलब 36 पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी हमने जान बचा पाए, जिनको हम वेंटिलेटर से दोबारा निकाल पाए। सो दिस इज़ नॉट ए स्मॉल फिगर। ये फिगर में, हालांकि दिस इज़ नॉट एब्सोल्यूट फिगर, ये हर हॉस्पिटल में अलग अलग हो सकता है बीमारी के हिसाब से, डायग्नोसिस के हिसाब से। जैसे सपोज कोई कैंसर का हॉस्पिटल है तो ऑब्वियसली कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो कि बहुत जल्दी से आप मतलब 10-5 दिन में 1-2 दिन में ट्रीट नहीं कर सकते, तो उनके अंदर प्रोबेबली मोर्टेलिटी ज़्यादा होती है, उनके अंदर वेंटिलेटर से निकलने के चांसेस भी कम हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि अगेन प्राइमरी पैथोलॉजी। अगर आप प्राइमरी पैथोलॉजी को अगर आप ठीक कर देते हैं तो काफ़ी चांस होते हैं कि वेंटिलेटर से हम पेशेंट्स को निकाल पाते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ है कि वेंटिलेटर पे डालना और निकालना भी इतना इजी मीन्स स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ टाइप से नहीं होता, क्योंकि वेंटिलेटर पे जब आप डालते हैं तो आपके पेशेंट्स के गले के अंदर एक ट्यूब घुसाते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सांस की नली में जो ट्यूब घुसाते हैं, और उसके थ्रू वो सांस की नली में ट्यूब घुसा के आप लंग्स को वेंटिलेट करते हैं या हवा देते हैं और बाहर निकालते हैं। तो यही ये एक्चुअली जो ट्यूब आप जो इसके अंदर गले के अंदर डाल रहे हैं, ये एक्चुअली एक फॉरेन बॉडी का काम करती है। तो इस फॉरेन बॉडी के अंदर भी फिर क्योंकि आपका शरीर अलाउ नहीं करता किसी भी फॉरेन बॉडी को आपकी बॉडी के अंदर, तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ट्यूब ब्लॉक होने के चांसेस होते हैं, ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं, है ना। तो कई बार वेंटिलेटर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। हमेशा वेंटिलेटर से फ़ायदा हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स इसका ध्यान रखते हैं कि उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स ना हो, बट इसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, इनकी भी खुद अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये सभी चीज़ों का हमको वेंटिलेटर के टाइम पे ध्यान रखना पड़ता है। और जब कभी आपसे काफ़ी कुछ हॉस्पिटल्स के अंदर होता है कि वेंटिलेटर के लिए कंसेंट ली जाती है कि हम पेशेंट्स को वेंटिलेटर पे डाल रहे हैं इसके लिए, तो उसके अंदर भी काफ़ी ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन होता है फैमिली मेम्बर्स के दिल में। और जो मोस्ट ऑफ द टाइम उनका ही फर्स्ट क्वेश्चन यही होता है कि ठीक है डॉक्टर साहब, आप वेंटिलेटर पे तो डाल रहे हैं लेकिन निकलेगा कब पेशेंट, कितने दिनों के लिए आप डाल रहे हैं। तो मैं बताऊं कि इसका हमारे पास कोई क्लियर कट आंसर नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइमरी पैथोलॉजी अगर ठीक होगी तो पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आ पाएगा, प्राइमरी पैथोलॉजी अगर ठीक नहीं होती तो उसको बाहर आना मुश्किल है। तो वेंटिलेटर इज़ जस्ट ए मशीन विच वी यूज़ टू बाय टाइम, कि हमको कुछ टाइम मिल जाए 4-5 घंटे, ताकि एंटीबायोटिक को अपना काम करने का मौका मिले, ताकि पेशेंट्स का सपोज़ कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको रोकने का हमको मौका मिले। किसी पेशेंट्स का हमको उम्मीद है कि सर्जरी करके वो पेशेंट ठीक हो सकता है, तो सर्जरी करने का हमको टाइम मिले, तब तक पेशेंट जिंदा तो रहे। उसके बाद फिर उसका रिजल्ट कैसा होता है, पेशेंट ठीक होता है कि नहीं होता है, दैट ऑल विल डिपेंड कि पेशेंट वेंटिलेटर से बाहर आएगा या नहीं आएगा। थैंक यू सो मच। इसके अलावा अगर आपके कोई वेंटिलेटर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे इसी चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।